प्यारे बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 की दूसरी कविता पतंग, जिसके कवि श्री आलोक धनोआ जी हैं, का अध्ययन करेंगे। आलोक धनोआ ने पतंग कविता में बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंगीन सपना है। आकाश में उड़ती पतंगें ऊंचाइयों की वे सीमाएं हैं जिन्हें बाल मन स्पर्श करना चाहता है, उनके पार जाना चाहता है। इस कविता में सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने वाली है वो है बिंबों के माध्यम से कवि के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करना। बिंब क्या होता है, इसके लिए हमने आपको एक प्रेजेंटेशन पहले ही प्रेषित कर दिया है और अब हम इस कविता को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे तेज बौछारें गईं भादों गया, सवेरा हुआ खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी चमकीली नई साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनोआ द्वारा रचित कविता पतंग से लिया गया है। इस काव्यांश में कवि प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्ति दे रहा है। पतंग के माध्यम से बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण करते हुए कवि कहता है कि वर्षा ऋतु के भादों मास में होने वाली तेज वर्षा समाप्त हो गई और उसके साथ ही भादों वर्षा ऋतु में काले बादलों के कारण छाने वाला अंधेरा भी समाप्त हो गया। अंधकार भरी वर्षा ऋतु समाप्त होने पर प्रकृति में परिवर्तन आ गया है और जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो उसके बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु के आगमन पर खरगोश की लाल आँखों जैसा लालिमा युक्त सवेरा होता है, अर्थात आकाश पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल दिखाई देता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में आकाश में काले घने बादलों के कारण प्रकृति में होने वाले रमणीक परिवर्तनों का पता हमें नहीं चल पाता है। सवेरा हर ऋतु में होता है और पूर्व दिशा में लालिमा हमें ठीक वैसी ही दिखाई देती है जैसी कि शरद ऋतु में। लेकिन वर्षा ऋतु में चूंकि आकाश में काले घने बादल छाए रहते हैं, इसलिए हम उसे देख नहीं पाते हैं। और अगर हम देखें बिंब की दृष्टि से तो सबसे तेज बौछारें गईं भादों गया, सवेरा हुआ खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। तो यहाँ पर हमें दृश्य बिंब दिखाई देता है, क्योंकि जब हम खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा की बात करते हैं तो
जिस तरह से खरगोश कोमल मुलायम होता है, उसी तरह की कोमलता, निर्मलता हमें आकाश में दिखाई देती है। और खरगोश की लाल आँखों के माध्यम से पूर्व दिशा में सूर्योदय के समय जो लालिमा छाई रहती है, हमें उसका आभास होता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। प्रकृति के इस परिवर्तन को देख कवि कल्पना करता है कि शरद ऋतु बादलों रूपी पुलों को पार करता हुआ अपनी चमकीली साइकिल को तेज़ गति से चलाता हुआ और ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए आया। यहाँ पर भी हमें दृश्य बिंब दिखाई देता है, लेकिन जब वो कहता है घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, तो यहाँ पर श्रव्य बिंब है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें साइकिल की घंटी की ध्वनि का एहसास होता है। आगे वो स्पष्ट करता है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, अर्थात शरद ऋतु अपने चमकीले संकेतों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को पतंग उड़ाने के लिए बुलाता है। क्योंकि इससे पूर्व जब आकाश में काले घने बादल भादों के महीने में छाए होते हैं, तो वो मौसम बच्चों के पतंग उड़ाने के लिए या खेलने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। लेकिन शरद ऋतु जब आकाश में बादल नहीं होते, आकाश पूरी तरह से निरभ्र होता है और उस समय न ज़्यादा ठंडा होता है और न गर्म होती है, तो वो मौसम बच्चों के खेलने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए पूर्णतः उपयुक्त होता है। और उस उपयुक्त वातावरण में बच्चे अपनी गतिविधियों को स्वच्छंदतापूर्वक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बच्चों के पतंग उड़ाने के लिए आकाश को नरम व कोमल बनाता है। शरद ऋतु में मंद मंद वायु चलती है ताकि पतंग आकाश में ऊंची उठ सके। वो आकाश को नर्म और कोमल इसलिए बनाता है ताकि दुनिया के सबसे पतले कागज़ और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी रंग बिरंगी पतंग आकाश में उड़ने में सफल हो। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सकें सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कहने का तात्पर्य ये है कि पतंग को ऊंचाई पर उड़ते देख बच्चों के मुख से अत्यधिक प्रसन्नता के कारण सीटियां और किलकारियां वातावरण में गूंजने लगती हैं। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगी सपना है। शरद ऋतु में तितलियां मंडराती हैं, उनकी दुनिया रंग बिरंगी, सुंदर और कोमल होती है। ठीक उसी तरह से बच्चों का संसार भी सुंदर और कोमल होता है। इन पंक्तियों के संदर्भ में विशेष बात यह है कि कवि ने प्रकृति में आए परिवर्तन और बाल क्रियाकलापों को अभिव्यक्ति प्रदान करने का प्रयास किया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, पतंग के माध्यम से बच्चों की उमंगों का भी चित्रण किया गया है। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा पंक्ति में उपमा अलंकार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण किया हुआ है, क्योंकि आप देखते हैं कवि इस बात को स्पष्ट करता है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए,
अपनी नई चमकीली साइकिल तेज़ चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो मानवीकरण अलंकार के संबंध में आपको ज्ञात है कि जहाँ पर मानवीय क्रिया व्यापारों का आरोप प्रकृति पर कर दिया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समस्त मानवीय क्रिया व्यापारों का आरोप आलोक धनोआ जी ने शरद ऋतु पर कर दिया है, जिससे यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब हम पतंग कविता के दूसरे अंश को समझने का प्रयास करेंगे। कवि कहता है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जिसमें कवि इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि बच्चों का स्वभाव जन्म से ही कपास की तरह कोमल, निर्मल, स्वच्छ एवं कल्पनाओं में उड़ने वाला होता है। यहाँ पर कवि बच्चों का साम्य कपास से कर रहा है, क्योंकि बच्चे स्वभावतः कोमल, निर्मल, स्वच्छ एवं कल्पनाओं में उड़ने वाले तो होते ही हैं, लेकिन प्रायः बाल्यावस्था में बच्चों का वज़न कम भी होता है। वो हल्के, कोमल और मुलायम होते हैं। इसलिए कवि ने बच्चों की तुलना कपास से की है। और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। वे जब बेसुध होकर पृथ्वी पर इधर उधर दौड़ लगाते हैं, तो उनके व्याकुल पैरों के समीप पृथ्वी का प्रत्येक कोना घूमता हुआ स्वयं उनके पास आ जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे बेसुध होकर बिना किसी बात की चिंता किए पृथ्वी के प्रत्येक कोने में दौड़ लगाते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, जब बच्चों के सामने पतंग हो, उस समय उसके पीछे भागते हुए बच्चों को छतों की कठोरता का एहसास नहीं होता। उन्हें कठोर छत भी नरम प्रतीत होने लगती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए पतंग के पीछे भागते बच्चों को इस बात की चिंता नहीं रहती कि वे किस तरह की छत पर दौड़ रहे हैं। भागते हुए बच्चों के पैरों की धम धम की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजती हुई ऐसी प्रतीत होती है जैसे प्रत्येक दिशा में मृदंग बज रहा है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। पेंग भरना, झूला झूलते समय झूले का आगे पीछे जाना। तो झूला झूलने के समय झूले की तरह आगे पीछे वृक्ष की लचीली डाली की तरह बच्चे प्रायः तेज गति से भागते आते हैं। भागते समय बच्चों को किसी बात की चिंता नहीं रहती, वे तो तेज गति से केवल भागते दौड़ते रहते हैं। क्योंकि बच्चों का शरीर
लचीलापन लिए हुए होता है और शरीर के उसी लचीलेपन को, उसी नमनीयता को दिखाने के लिए कवि ने झूले के पेंग और डाल के लचीलेपन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। घूमते हुए बच्चों के पैरों के पास पृथ्वी के स्वयं आने की कल्पना सर्वथा नवीन और आकर्षक है। साथ ही साथ दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए और डाल की तरह लचीले बेग से यहाँ पर कवि के द्वारा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और पहले वाले काव्यांश की तरह इस काव्यांश में भी बिंबात्मक और खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि बच्चे जब पतंग के पीछे छत पर बेसुध होकर भागते हुए छत के खतरनाक किनारों तक पहुंचते हैं तो उनके गिरने का डर होता है। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उस समय छत के खतरनाक किनारों से उन्हें गिरने से उनके पुलकित शरीर के संगीत की लय ही बचाती है। अर्थात पतंग के पीछे भागते हुए बच्चों को उनका शारीरिक संतुलन ही छत से गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें केवल एक धागे के सहारे संभाल लेती हैं। अर्थात आकाश में उड़ती हुई पतंग की ऊंचाई ही वे सीमाएं हैं जिन्हें बाल मन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्रों का अर्थ होता है छिद्रों या छेदों। पतंग में बंधा धागा उनके हृदय की स्पंदन को थामे रहता है क्योंकि पतंगों के साथ साथ वे भी कल्पना की उड़ान भरते रहते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यदि वे कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर बच जाते हैं अर्थात उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं लगती है तो वे भय पर विजय प्राप्त कर निर्भय होकर निडर होकर सोने के से रंग के सूर्य के सामने आ जाते हैं। अर्थात जो बच्चे गिर गिर कर संभलते हैं पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके व्याकुल पैरों के पास आ जाता है। वह हर बार नई नई पतंगों को उड़ाने की हिम्मत लिए फिर भादों अंधेरे के बाद शरद जो कि उजाले का प्रतीक है की प्रतीक्षा करते हैं। विशेष बात यह है कि कवि ने पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का आकर्षक चित्रण किया है। किनारों के लिए खतरनाक, शरीर के लिए रोमांचित और सूरज के लिए सुनहले विशेषणों का अत्यंत सार्थक प्रयोग हुआ है। पतंग का मानवीकरण किया गया है अर्थात यहाँ पर मानवीकरण है।